प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इतवार होने के बावजूद एक गर्मा गर्म सियासी दिन था, क्योंकि ज़ाहिर है माहौल और हालात इस किस्म के चल रहे हैं कि कोई भी घर नहीं बैठ सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीडिया टॉक्स हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। और इमरान खान साहब ने आज हाफिजाबाद में गर्मा गर्म जलसा किया है। अगरचे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दोहराई अपनी, जो पीछे दीर के जलसे में या दीगर जगहों पर वो खिताब में करते रहे हैं, वो अगरचे उन्होंने कुछ बातें दोहराई, लेकिन आज फिर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो तीनों मिलकर निकले हैं, इनकी जो तरीक़ा एतमाद है, ये किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास बंदे पूरे हैं तो आप 172 पूरे करें, ये आप 10 लाख का जलसा क्यों कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बिलावल साहब ने यह कहा है कि बॉल टेम्परिंग वो करता है जो हार जाता है, और अगर आप जीते हुए हैं, आपके पास तादाद पूरी है, तो फिर आप जो है वो धांधली क्यों कर रहे हैं। और उन धांधली से मुराद उनकी यह है कि आप कानूनी रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वोटिंग से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये सारे रास्ते क्यों ले रहे हैं अगर आपके पास बंदे पूरे हैं, नंबर पूरे हैं। और शेख रशीद साहब आजकल तकरीबन रोजाना ही मीडिया पर आ रहे हैं, और शेख रशीद साहब ने कल जो गुफ्तगू की थी काफ लीग के हवाले से नाम लिए बगैर, आज उन्होंने वजाहत की। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया, और प्लस ये है कि मैं उनका एहसानमंद भी हूँ। तो आज जो चीज़ें हुई हैं, ज़रा इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि किधर को जा रहे हैं। सबसे अहम जो खबर है आज के दिन की, जो ऐसा लगता है कि जो एक ट्विस्ट आ सकता है स्टोरी में, वो ये है कि सोर्सेस बताते हैं कि काफ लीग को वजारत आला देने पर पीपल्स पार्टी, PMLN और बाकी अपोजिशन की जमातों में इत्तफाक हो गया है, और अपोजिशन ने, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आसिफ जरदारी साहब ने मना लिया है नून लीग को कि वो उनको वजारत आला दे दें। तो क्या काफ लीग अपना फैसला लेने जा रही है, और अगर लेने जा रही है तो हुकूमत कितनी सेफ है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रियाज फतेहाना साहब मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, जावेद अब्बासी साहब मुझे मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करेंगे, और चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया। रियाज फतेहाना साहब, सबसे पहले तो ये कहिए कि चौधरी बरादरान की के साथ तो मुलाकात हुकूमती कमेटी की भी चल रही थी, जिसमें उनको कहा गया था कि हम आपको वज़ीर आला बना देते हैं, लेकिन आप जम हो जाएं हमारी पार्टी में। लगता ये है, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि शायद उनके मामला अब नून लीग के साथ तय हो गए हैं। तो अगर काफ लीग आपके साथ नहीं रहती तो फिर क्या होगा? देखिए, ये सारे मफरूज़े हैं कि काफ लीग किधर है, कौन किधर है। जब तक ये मैदान लगेगा नहीं, तब तक किसी के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन कहाँ खड़ा होगा। इसलिए मेरा ख्याल ये सारी तजावीज़ हैं, ख्वाहिशात हैं, कोई लोगों के दिलों की उमंगें हैं। देखना तो ये है कि अल्लाह ताला के पास क्या मंजूर होता है। हमारा ईमान है हर मुसलमान का कि अल्लाह ताला ही फैसले करते हैं और इंसान उस पर अमल करता है। देखना ये है कि हुकूमत की नीयत क्या है, क्या वो आवाम के लिए सोच रही है, क्या वो इंसान की तरक्की कर रही है, क्या वो यहाँ पे पाकिस्तान के वक़ार की बात कर रही है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की अहमियत की बात कर रही है, नौजवानों को वज़ाइफ की शक्ल में, गरीबों को हेल्थ कार्ड की शक्ल में, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो फलाही रियासत बनाने के लिए निकली है और मुल्क की मैशत ठीक करने की तरफ निकली है। इसका फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है? इसका नुकसान तो उन लोगों को है जो पाकिस्तान को हमेशा गुलाम रखना चाहते हैं, उन अशराफिया को है जो जागीरदार सरमायादार इस मुल्क में गरीब मजदूर किसान और मुतवस्सित तबका को हमेशा नीचे लगा कर रखना चाहते हैं। तो हुकूमत की यही ख्वाहिश थी। इमरान खान तक का तो कोई कारोबार नहीं है, वो तो यही समझता है कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। उसकी तो वही शौकत खानम जो लेबॉर्ट्री है उसकी इनकम से, और जो क्रिकेट का उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे उसका घर में 2 वक्त की रोटी पकती है और दाल साग खाने वाला आदमी है। गुजारिश ये है कि इस मौका पर 5 साल के लिए एग्रीमेंट था तमाम इत्तेहादी जमातों का भी, और वो लोग जो PTI के टिकट पर मुंतखब होकर आए। इखलाकियात, रवायात, रूल्स ऑफ द गेम यही होते हैं कि जब आप एक एग्रीमेंट के साथ आए हैं, आपने देखा होगा कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, इनके हलकों में PTI ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, इनको PTI का वोट भी पड़ा है। और अब इस मौके पे किसी को भी अपने लिमिट से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। मैं बहुत एहतराम करता हूँ सारे इत्तेहादी जमातों का, बहुत कादावर शख्सियात हैं, हमारे भाई हैं, और हमें अब भी उन पे एतमाद है। तो आप ये सर कह रहे हैं कि अगर काफ लीग जो है वो, अगर काफ लीग नून लीग के साथ मिल जाती है, वो अपोजिशन के साथ, तो आप कह रहे हैं कि उनके वादे की खिलाफ वर्जी है। आपका मैंडेट लेकर वो आए हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपने PTI के उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे और PTI ने भी उनको वोट दिया जिसकी वजह से जीते, और आपके वोट लेकर अब वो किसी और के साथ मिल रहे हैं।
जी, हकीकत तो यही है ना कि हमने इनके हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े ना करके अपने वोट इनको दिलवाए हैं और तभी ये आसानी से मामला मुझे अभी भी यकीन है कि चौधरी फरीदुल्लाह साहब और चौधरी शजात साहब कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, शजात साहब मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, तो अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है। और ये होते तो मामूली और आर्जी चीज़ें होती हैं, असल तो इंसान का ईमान, करदार, तकवा और उनका ख़ास तौर पर एक रवायात होती हैं और सोसाइटी में आपका एक कर्टसी और खास तौर पर क्रेडिबिलिटी। आपको लगता है कि अपनी रिवायात को निभाते हुए, अपने आबाओ और अजदाद की रिवायत को निभाते हुए वो दगा नहीं देंगे, या आपको उम्मीद है? लेकिन आज इमरान खान साहब ने फिर एक एतमाद का इजहार किया है और वो कह रहे हैं कि जी मेरे नंबर्स पूरे हैं और अपोजिशन की तरीके से तमाम होगी। जावेद अब्बासी साहब ज़रा सुन लीजिएगा, इमरान खान ने आज जलसे में जो हाफिजाबाद में हुआ उसमें क्या कहा है, फिर जवाब दीजिएगा। हाफिजाबाद के नौजवानों, मैं आपका सबका जुनून देख रहा हूं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान को सियासत में आने की जरूरत क्या थी 25 साल पहले? अल्लाह इमरान खान को सब कुछ दे चुका था कि मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। इसकी कोई फिक्र ना करें कि ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। जावेद भाई साहब, मेरी हुकूमत नहीं गिरेगी बल्कि जो मेरा शिकार करने निकले हैं वो शिकार हो जाएंगे। इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप वाहिद आदमी हैं जिन्हें उन आज कॉन्फिडेंस नजर आए है। जो बातें उन्होंने की हैं, जो तकरीर उन्होंने की है, जो आज उन्होंने ये कह दिया कि मैं महंगाई खत्म करने के लिए नहीं आया था, कल वो कहेंगे मैं गुर्बत खत्म करने के लिए नहीं आया था, और अभी अदम इत्मीनान की तारीख से पहले तो ये भी कहेंगे कि मैंने घर बनाने के लिए नहीं आया था, तो बिल्कुल उससे पहले ये कहेंगे कि मैं इस मुल्क में नौकरियां देने के लिए नहीं आया था। वो कहेंगे मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं इस मुल्क में दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर आएंगे। ये वो सारी बातों से अभी मुकर गए जाएंगे। अभी कुछ ही दिन आप देखें, अभी तो सिर्फ आज इस बात से तो मुकर गए कि मैं इकानमी ठीक करने के लिए तो नहीं आया था, मेरा काम इकानमी ठीक करने दो, लोग जिए मरे, मुल्क ठीक हो या ना हो, इकानमी ठीक हो या ना हो, इससे मेरा कोई तल्लुक नहीं है। मैं दुनिया को दिखाने चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क को बावकार बनाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से दुनिया का एक मुल्क बताएं जो माशी तौर पर बुरान में हो, जिसके लोग गरीब हो, जिस पर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ना हो, जो गुर्बत की दलदल में जा रहा हो। नहीं, मगर मईशत की तो कामयाबी के दावे उन्होंने बहुत किए हैं आज के मईशत को उन्होंने ठीक किया है, 5.6 जो है वो उस पर ग्रोथ चली गई है। तो इस ये मईशत की खराबी का तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने हाँ आलू टमाटर प्याज का जरूर जिक्र किया कि उसकी कीमतें मेरा ज्यादा फोकस नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना आज फर्क किया है, गरीबों को लिए कहा है कि मैं गरीबों के लिए नहीं आया। ये छोटे लोगों का काम है, आलू की कीमत क्या है, प्याज की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है, ये गरीबों के मसाइल। उन्होंने कहा इससे मुझे कोई तल्लुक नहीं। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन या जिन्होंने इस हुकूमत में भी बड़ा पैसा कमाया है, आपने पता है चीनी में, पेट्रोलियम में, गंदम में, दवाइयों में, उन लोगों की उन्होंने तारीफ की और उस क्लास को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, उस क्लास की भी उन्होंने जरूर बात की है। लेकिन अब चूंकि इन बातों का करने का फायदा इसलिए नहीं रहा कि जिस जमात को और जिस लीडर को इत्तेहादी छोड़ जाए तो कोई बात नहीं, इत्तेहादी तो मुझे हमें यकीन था कि उन्होंने छोड़ जाना है, और वो तो जाहिर इलेक्शन अपने लोग छोड़ गए, सीरियस लोगों की उससे इस वक्त निकल गई। उन्हें पता है, लिस्ट भी आई हुई है और उसमें सब बेशुमार लोगों के नाम दिए। जब अपनी जमात के लोग अपने लीडर पर अदम एतमाद कर, वो जहांगीर की शक्ल में हूँ, वो अलीम खान की शक्ल में हूँ, और वो बाकी बेशुमार नाम है, मैं गिनवा सकता हूँ जब वो क्या दे। सही है। मगर जावेद भाई साहब, आप ये समझते हैं क्या कि एक इत्तेहादी ने अगर सीट एडजस्टमेंट की थी और उनके वोट लेकर वो जीती और उनसे 5 साल की कमिटमेंट की कि हम 5 साल आपका साथ देंगे, और आज अगर वो कमिटमेंट खत्म कर रहे हैं तो ये सियासी बदअहदी, बदशिकनी है? आप नहीं समझते ऐसा?
मुझे इस तरह के किसी एग्रीमेंट का ना मुझे पता है, ना मैं जानता हूँ। को फतेहाना साहब ने रेफर किया, जीना ने मुस्लिम लीग काफ की तरफ ये मामला रेफर किया है, लेकिन मसला ये होता है कि कल शेख रशीद साहब ने बयान दिया, काफ वालों ने सख्त रिएक्ट किया, उन्होंने आज माफी मांगी और इस तरह गिर के लेटे उनके आगे, जिस तरह मैं हैरान रह गया कि एक कितना बड़ा वज़ीर दाखिला की पोस्ट है। वैसे तो शेख रशीद साहब की खैर हालत में जानता हूँ कि वो कितने दिलेर है, वो हम सब उनको जानते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने आज माफिया मांगी है और जिस तरह लेटे हैं, मेरा ख्याल है कि साहिबान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को वो सियासतदान है, वो देखते हैं कि हालात किधर जा रहे हैं, वो डूबी किश्ती में कोई पाँव नहीं रखता, किसी की कोई जरूरत नहीं है कि वो अपनी सियासत खत्म कर दे। वो सियासत देख रहे हैं, उन्हें पता है कि अपने हालात क्या है, उन्हें पता है कि इनके अपने जब इमरान खान साहब उनके पास गए थे, उन्होंने साफ उनको कह दिया था कि खान साहब जब आपके अपने लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं तब हमसे फिर क्या तवक्को करते हैं। अब समझते हैं कि ठीक है, बिल्कुल सही है सर। मैं ये मगर जो सवाल आप रियाज फतेहाना साहब ने जो नुक्ता उठाया और आप इसका जवाब दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जरा काफ लीग की तरफ से भी इसका जवाब आ जाए। तर्जुमान परवेज जैन अली भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जैन अली भट्टी साहब। एक तो मैं चाहूंगा कि जो वजाहत आज की है शेख रशीद साहब ने, उस पर अपना रद्दअमल दे दीजिएगा कि वो वजाहत आपको कबूल है। अब जरा सुन लीजिए शेख रशीद साहब ने क्या कहा है। चाहते हैं कि इत्तेहादियों को भी साथ लेके चले। इंसान को इम्तहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। कल एक वाकया पेश हुआ, मैंने कहा कि भाई वो 5 और 4 सीटों वाले भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उससे लोग खफा हो गए। ये बात तो मैं अपनी किताबों में इतराफ कर चुका हूँ। मैंने ना काफ लीग का नाम लिया, ना चौधरियों का नाम लिया, मैंने जनरल बात की। अब मसला ये है, जब मैं बात कर देता हूँ तो फिर वो 24 घंटे वो बेशक मेरी मुखालफत में भी जाती हो, वो चलती है। और शुजात मेरा भाई है और जब तक वो अल्लाह उसको सेहत दे, मैं कभी उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। ये उन्होंने कहा कि शुजात मेरा भाई है और मैंने किसी का नाम नहीं लिया था और उनका जो खिदमात है उसका इतराफ मैं अपनी किताबों में कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुसीबत में दोस्तों को, इत्तेहादियों को दोस्तों के साथ खड़े होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2018 ऑनवर्ड अभी तक हम हर मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सपोर्ट करते आए हैं। और हमारा सिर्फ महवर मरकज मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का और मोहतरम जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब का ये है कि हमें अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया। हमने 5 साल के बाद दोबारा जो है अवाम में जाना है। हमने पार्लिमानी रवायात के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देना, लेकिन हमें अवाम ने मैंडेट दिया है कि हम अवाम को डिलीवर कर सकें, हम आवाम को रिलीफ पहुंचा सकें, हम आम आदमी के मसाइल को हल करवाने के लिए, उसको रिलीफ दिलवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और बारहा चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब कह चुके हैं कि असल में महंगाई इशू है, लेवल ऑफ गवर्नेंस को बेहतर करने की जरूरत है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, नौजवान तालीम याफ्ता जो लोग हैं वो हाथों में डिग्रियां लिए दर बदर हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में हुक्मरानों पर यह फर्ज होता है कि जब उनको अवाम ने मैंडेट दिया 5 साल का, तो वो 5 साल के बाद फिर हमने अवाम में जाना है, हमने अवाम से वोट लेके इलेक्ट होना है। तो हम ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करेंगे तो हम दोबारा मुंतखब होकर आएंगे ना। सही है। तो ये जो आज सारा दिन खबरें चलती नहीं है जैन साहब के मामला तय पा गए हैं और नून लीग भी रजामंद हो गई है जो पहले रिलक्टेंट थी चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला देने के लिए। इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या तय पाया, वाकई फार्मूला बन गया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन का राब्ता MQM से, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से और दीगर इत्तेहादियों से जो है वो जारी है। और चौधरी परवेज इलाही साहब की कोशिश है कि हम सब इत्तेहादी जो है वो मिल के फैसला करें और फैसला वो जो मुल्क और कौम के मुफाद हो। इस सिलसिले में ऑन चौधरी साहब की भी चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने भी चौधरी परवेज इलाही साहब को कहा कि हम 1 या 2 दिन में कोर्ट का फैसला कर लेंगे, अपनी हमायत से मुतल्लिक आगाह करेंगे कि तरीन ग्रुप जो है वो कल या परसों क्या फैसला करने जा रहा है इस रोज बरोज या लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये भी कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब से भी किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है।
तो इस सिलसिले में मैं ये थोड़ा सा ऐड ऑन करता चलूँ कि जो सियासी जमातें होती हैं वो मुल्क की सालमियत, बका और खुशहाली की ज़ामिन होती हैं, और इस सिलसिले में सियासी कायदीन का एक दूसरे से मिलना, मुल्क को कौम के मुफाद में एक दूसरे के साथ बैठना। बस ये मुख्तसरन ये बता दीजिएगा जैन साहब, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि अभी रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि आपने सीट एडजस्टमेंट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जो सीटें आपने जीती हैं, और पीटीआई का मैंडेट भी आपके पास है, और आज अगर आप किसी और के साथ मिल जाते हैं तो ये एक सियासी दगा होगी पीटीआई के साथ। फतियाना साहब जी मेरे लिए नहायत मोहतरम है, लेकिन पीटीआई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग से वहां सीट एडजस्टमेंट की है जहां पर इनके पास कैंडिडेट ही कोई नहीं था इस पोजीशन में कि वो सीट जीत सके। और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रिकॉर्ड देख लें कि 10 सीटों के ऊपर जहां एडजस्टमेंट हुई है एमपीएस और एमएनएस की, उसमें जो है वो तमाम सीटों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हमायत याफ्ता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नामजद करदा उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए हैं। और पीटीआई के तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार होते तो शायद ये एडजस्टमेंट ना करते। यहाँ पे इनके पास इस लेवल का कैंडिडेट नहीं था जो जीत सके। जिन 10 सीटों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पीटीआई ने की है, पीटीआई की सीट एडजस्टमेंट तो एक तरफ मुस्लिम लीग ने 100% रिजल्ट दिया है, उसमें हम कोई भी सीट एडजस्टमेंट वाली सीट नहीं आ रहे। और पीटीआई के अक्सर जो है वो अरकान जो नहीं जीत सके टिकट होल्डर, उनका रिजल्ट आपके सामने है। मुख्तलिफ अजला में तो कुछ ऐसे अजला हैं कि जिनमें क्लीन स्वीप हो गया, पीटीआई के कैंडिडेट एक सीट भी नहीं जीत सके। ठीक है, चलें इसका जवाब तो फतियाना साहब से मैं लेता हूं कि आपकी तो मजबूरी थी, वो कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट करना, तो आपने कोई एहसान थोड़ा किया था काफ लीग के ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं बिलावल साहब जो हैं वो धमकी का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। वो कहते हैं कि जी आप धांधली पर उतर आए हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेख रशीद साहब, आप जानते हैं कि प्रेडिक्शंस करते हैं और अब उन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि 15 तारीख के बाद, यानी 15 मार्च के बाद जो है वो इमरान खान की सूरत वाज़े हो जाएगी। फिर उन्होंने इजलास बुलाने के हवाले से कुछ बात किया। सुनिए शेख रशीद साहब आज क्या कह रहे हैं। 15 तारीख के बाद इमरान खान की पोजीशन और बेहतर वाजे हो जाएगी। स्पीकर साहब ने फैसला करना है कि किस दिन इजलास बुलाना है। 15 के बाद वो फैसला कर लेंगे। 21-22 को OIC की कॉन्फ्रेंस है। 22, 23, 24 हमने छुट्टी दी है लोकल, ताकि जो बाहर से फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं उनकी ज्यादा हम निगाहदाश्त और उनकी खिदमत कर सकें। और अपोजिशन का काम ही यही है जो वो कर रही है। जब हम भी अपोजिशन में थे ऐसी बढ़के मारते थे। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जरूरत पेश आई तो करेंगे। जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। बड़ी वाज़ेह शेख रशीद की पॉलिसी है। रियाज फतियाना साहब, 15 के बाद इमरान खान की पोजीशन वो कह रहे हैं वाज़ेह हो जाएगी, क्या पोजीशन अभी वाज़ेह नहीं है? और दूसरा ये कि इजलास कब बुला रहे हैं? देखिए, इजलास का फैसला तो स्पीकर कौमी असम्बली ने करना है। 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना जरूरी होता है। वो पहले भी बुला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 14 दिन के अंदर उन्होंने बुलाना है। तो वो तो उनको बाख्तियार हैं, वही बेहतर फैसला कर सकते हैं, वही बता सकते हैं कि कब इजलास बुला रहे हैं। और जहाँ तक पोजीशन का तल्लुक है तो उसमें तो हमें कोई मगालता या ऐसी परेशानी नहीं है। हुकूमत के पास तादाद पूरी है। और मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ अपोजिशन से ऐसे अरकान भी हैं जो नहीं चाहते अदम इस्तेकाम हो। क्योंकि अगर तो अपोजिशन यही सब राजनीति देख लेना, उनका प्रोग्राम यही है कि अगर इस गवर्नमेंट का धड़म तख्ता करें और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बने और पार्टी अपना हुकूमत बना के फौरी असम्बली तोड़ दें। अगर वो समझते हैं कि उनके पास सलाहियत है अपोजिशन के पास कि अगले 1.5 साल में वो मुल्क की मैशत ठीक कर सकते हैं, महंगाई को नीचे ला सकते हैं, तो फिर उन्हें ये तजर्बा करना चाहिए ना। तो फिर वो 1.5 साल के बाद अपने टर्म पूरी करने के बाद अगस्त 2023 में इलेक्शन अनाउंस करें। अगर वो पहले करवाते हैं, इससे अंदाज़ा कर लें कि वो अरकान असम्बली को भी पहले भेजना चाहते हैं और उनको खुद पे एतमाद नहीं है कि वो महंगाई ख़त्म कर पाएंगे और इकॉनमी ठीक कर सकेंगे। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर कोरोना वायरस के असरात तो सभी पर हैं। बल्कि हमारी हुकूमत बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। करप्शन पहले से नीचे आई है और इदारे पहले से मुस्तहकम हुए हैं। मुल्क की खारजा पॉलिसी ज़्यादा आज़ाद हुई है। कुछ लोगों को मुल्क की खारजा पॉलिसी जो आज़ाद हुई है वो भी हज़म नहीं हो रही और हमें दोबारा गुलाम देखना चाहते हैं। ऐसे लोग भी इस मुल्क में या बाहर बैठे हुए हैं।
तो देखना तो ये है कि कौम दोबारा गुलामी की तरफ जा रही है या आज़ादी की तरफ जा रही है, कौम दोबारा मुस्तहकम इदारों की तरफ जा रही है या दोबारा यहाँ पे अफरा तफरी की तरफ जा रही है। तो मेरा ये ख्याल था कि ये फैसल मस्जिद में कुरान पाक पे हलफ दे दें कि अगर वो जीत गए तो फिर अपनी टर्म पूरी करेगी पार्लियामेंट, और हम कौमी असम्बली को पहले नहीं तोड़ेंगे और अपना मुल्क को अच्छी इकॉनमी और महंगाई पे हम 3 महीने 4 महीने में कंट्रोल कर लेंगे, फिर तो बात समय लगती है। अगर ये नहीं कर सकते और वो असम्बली तोड़ने पर तुले हुए, इसका मतलब एजेंडा महंगाई नहीं है, एजेंडा गवर्नेंस नहीं है, एजेंडा कुछ और है, इसकी जो फटाफट वो इक़्तिदार में आके अपने मामला ठीक करना चाहते हैं। तो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सोशल मीडिया ने अवाम को बहुत अवेयरनेस दी है, और मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि अब कौम एक दोराहे पे खड़ी है, फैसला करना होगा कि इस मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है। सही है, मगर फैसला तो सर आप पार्लियामेंटेरियंस ने करना है, कौम ने नहीं करना। कौम के पास तो अब जलसे तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो जावेद अब्बासी साहब, एक इमरान खान साहब आप दोहरा के कह रहे हैं, और वो है खारजा पॉलिसी की बात। वो ये कहते हैं कि जी आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी वही बना सकता है जिसके स्टेक्स बाहर ना हो, और जाहिर है वो नाम लेते हैं नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का, कि जिनके स्टेक्स बाहर हैं, जिनका माल बाहर पड़ा हुआ है, जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, वो कभी आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी नहीं बना सकते। अब ये पॉइंट वो दोहरा के कह रहे हैं, आप इसका क्या जवाब देते हैं? एक तो शेख रशीद साहब ने वो जुमले दिखाए, आपने उन्होंने कहा कि कानून हरकत में आएगा और मैं ये करूंगा। जब यहाँ तहरीक के तहत यहाँ लब्बैक वालों की तहरीक चल रही थी, उनकी वो तकरीर आपने सुनी थी ना, वो जज्बाती कि हम ये करेंगे और हम वो करेंगे, फिर किस तरह ये पाँव में पड़े थे, किस तरह इन्होंने पाँव पकड़े थे, किस तरह इन्होंने सारे केसेस छोड़े थे, और किस तरह इन्होंने, यानी मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की हुकूमत की रीत जो है वो कंप्रोमाइज करवाई थी। तो इनके नरों पर न जाए, यही शेख रशीद वही है जो इस मुल्क में एटमी धमाके हो रहे थे तो मुल्क छोड़ के भाग गया था, और कहा गया था कि ये ऐसा ना हो कि कहीं हम इसकी साथ में आ जाए तो इस शेख साहब की भड़कों पर न जाए। दूसरा, मुझे बड़ा एहतराम है फतियाना साहब का, तल्लक भी है, वेरी गुड में बड़ी काफी पहना भी तल्लक है, खुद भी बड़े साफ सुथरे आदमी। फतियाना साहब से सर मेरी याद है कि अपोजिशन क्रिटिसाइज करती है हमेशा। अपोजिशन पहले दिन से कह रही है कि हुकूमत का काम है, अपोजिशन कह रही है कि महंगाई थी, अपोजिशन कह रही है कि डिलीवर करने में नाकाम हो गए, अपोजिशन पहले दिन से कह रही थी कि न इनके पास टीम है और न ये कर सके। लेकिन जब आपके अपने इत्तेहादीज़ात सारे बात जमात होकर कह रहे हैं कि हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो, आपके इत्तेहादी आपके मुंह पे कह रहे हैं कि अगर हमने अब इनको न छोड़ा तो हम अगले इलेक्शन में नहीं उतर सकते। जब इमरान खान की जमात के अपने लोग आज ये चिरा के कह रहे हैं कि ये डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के लिए मुश्किल है, हम अपने हल्कों में नहीं जा सकते। असदुल्ला साहब, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कितना मुश्किल वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर कितने अरसे में आया, क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट सारे मिल के एक आदमी मुस्लिम लीग नून का नहीं सोच सके। ये होती है जमात के अंदर लोगों की कमिटमेंट, ये होती है अपनी जमात और लीडरशिप के बाद लोगों का इस्तेमाल, लोग अपने साथ खड़े रहते हैं। तभी आपने देखा कि मुल्क का वज़ीर आज़म हो और उसको अपने लोग छोड़ दें, ये बदतरीन मिसाल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मुझे को बता दे, एक हुकूमत मुझे बता दे, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीकें लाई थी, उनके खिलाफ अदम एतमाद थी, एक आदमी अपनी पीपल्स पार्टी का तोड़ सके थे, वो खड़े रहे अपनी जमात के साथ। इस वक्त मसला ये नहीं है साथियों का, मसला ये नहीं है अपोजिशन का, जिस लीडर को अपने लोग छोड़ जाए। आपने नहीं देखा अलीम खान ने क्या बातें की, अलीम खान किससे मिल के आए, आपने नहीं पता कि जंगीर तरीन साहब और बाकी कई लोग में नाम। अब इनके लिए अखलाकी तौर पर अगर इनमें एक जरा भी कोई अखलाकी वो होता, ये खुद कह देते कि जब मेरी जमात के अक्सरियत लोगों ने आज मुझ जाता में इत्तेमाद कर लिया। सही है, नहीं वो तो, मगर मसला ये ना, वो कह रहे हैं कि खरीदे जा रहे, खरीदो फरोख्त हो रही है। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं 18 करोड़ रुपए में लोगों को ऑफरें की जा रही हैं, और वो आके मुझे बता देते हैं कि मुझे ऑफर की जा रही है। और मेरे भाई सिर्फ इतना सुन लें, हम अपोजिशन में, ये हुकूमत में, इनके पास पैसा है, वजारतें हैं, इनके पास डेवलपमेंट स्कीम है, ये अपोजिशन का एक आदमी क्यों नहीं खरीद सके? ये बात, ये खरीदना आसान काम नहीं। आपका क्या ख्याल है कि अभी ठीक है, चले फतियाना साहब को खरीदना आसान है? ये सारी हुकूमत लगे रियासत आना, वो खरीद सकते हैं?
जो गैरतमंद और इज्जतमंद सही है, लोग होते हैं, बिल्कुल और सही है। बातों के साथ खड़े रहते, उन्हें खरीदना उनके लिए मौत होती है और वो पैसों को लानत बेचते हैं, वो लोग सियासत में कामयाब होते हैं। इमरान खान सही है, बिल्कुल सही, तो बेशुमार चीजों का पता नहीं है। सही है, सही। चलें मैं सर मैं जी अगर इजाजत दें तो मैं चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं चाहूँगा कि ज़रा एक दो चीज़ें मैं उनके सामने भी रख दूँ। चौधरी साहब सबसे पहले तो ये बताएं क्या खबर है, ये सुना है कि आसिफ जरदारी साहब ने मना लिया है नवाज शरीफ साहब को कि काफली को वजारत आला दे दें, पहले वो रिलक्टेंट से अब मान गए हैं और चीज़ें तय हो गई हैं और किसी भी वक्त ये धमाका हो सकता है, ये बात सही है? मेरे इल्म में नहीं है कोई भी खबर, ये खबरें हैं अभी तक, लेकिन जब कोई खबरें और जाली खबरें यक वक्त चल रही हैं, जैसे कल खबर चल गई कि चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं, तो इसलिए जो जिसकी ऑथेंटिसिटी ना हो उस पर तबसरा नहीं करना चाहिए। कल सही है, चलें बिल्कुल सही है। हाँ एक दो दिन में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, सही बात है। आज ये बताएं मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बात दोहरा के कह रहे हैं, चौधरी मंजूर साहब वो कह रहे हैं कि जी एक शख्स के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद आ गई है तो इलेक्शन कमीशन उसको रोके कि वो जलसे ना करे। चौधरी मंजूर साहब ऐसा कोई कानून है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद आ जाए तो वो जलसे नहीं कर सकता? मेरे ख्याल में तो नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन असल बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे करेंगे। अगर अपोजिशन भी लोग इकट्ठे करती तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो हुकूमतें हमेशा रिस्ट्रेंट शो करती, ये पहले हुकूमत जो कहती है हम लोग सही। अच्छा चौधरी मंजूर साहब की मेरा ख्याल ऑडियो का प्रॉब्लम है, ज़रा राब्ता दोबारा कर लेते हैं फिर उनकी बात सुनते हैं। मैं एक चीज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और कही है, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये फतियाना साहब वो कहते हैं कि ये आप क्यों 10 लाख लोगों को बुलाने की जहमत कर रहे हैं, सिर्फ 172 लोग बुलाएं, 10 लाख क्यों आप इस्लामाबाद में डी चौक में जमा कर रहे हैं? जी फतियाना साहब, ये 10 लाख लोग जमा करने की डी चौक में क्या जरूरत पेश आई? देखिए जब से इमरान खान पब्लिक जलसे कर रहे हैं, इसमें पहले मंडी बाउद्दीन में हुआ, फिर मेलसी में, फिर दीर में, अब हफ्जाबाद में आज हुआ, लाखों लोगों के इतने बड़े जलसे, कामयाब जलसे, और बड़े चार्ज क्राउड था, यूथ खास तौर पर नौजवान उसमें खड़े हुए थे। उससे मौलाना साहब घबरा गए हैं और घबराहट में उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगा दे कि वो जलसे करने पे अलाउ ना करें। तो कैसे हो सकता है? कोई अवाम में तो वोट नहीं लेने जा रहे, वो तो असम्बली जाने और वो MNA जाने। वज़ीर-ए-आज़म अगर पब्लिक के पास जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हक़ाइक़, तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा आईनी कानूनी इख्तियार नहीं है कि ऐसे जलसे रोक सके, नंबर 1। नंबर 2, इन आपने देखा होगा जलसों से राय आमा तेज़ी से वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में जा रही है। आम पब्लिक ये कहने लगी है, दुकानों पे, रेहड़ियों पे, थड़ों पे, होटलों पे, हर जगह पे ये आम तबसरा हो रहा है कि बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत जुल्म हो रहा है। इस तरह खरीदो फरोख्त से लोगों को बहका के, जमातों से उनकी लॉयल्टी, उनकी वफादारियों को आगे पीछे करके कौन सा मैसेज दे रहे हैं अगली नस्ल को, नौजवान नस्ल को? इस तरह पाकिस्तान एक इंतशार की तरफ चला जाएगा। 55 OIC कंट्रीज़ जो मुसलमान ममालिक हैं, उनके वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए कई बैनुल-अक़वामी ताकतें मुतहरिक हैं। उसमें मालूम हुआ है कि सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन वो भी आना चाह रहे हैं। इन हालात में क्या देखेंगे? इसका मतलब ये होगा कि वो आपको सारी कॉन्फ्रेंस मुलतवी करनी पड़ेगी। उसमें हम कश्मीर पर बात करना चाहते हैं और बहुत से दुनिया के मामलात पे बात करना चाहते हैं। मुस्लिम उम्मा को एक यूनिटी में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, मुस्वाद मुसलमान ताकत, तो हम पूरी दुनिया को लीड करने जा रहे हैं, मुस्लिम उम्मा को साथ लेकर चल रहे हैं, एक नया ब्लॉक बनाकर सामने आ रहे हैं। दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर में मुसलमान उम्मा एक पहली दफ़ा उभर रही है एक नई क़ियादत की शक्ल में। उसको सबोताश कौन करना चाहता है? उसको ख़राब कौन करना चाहता है? पाकिस्तान को दोबारा महकूम और गुलाम कौन करना चाहता है? अवाम अब आप क्या कहना चाहते हैं कि ऑपोजिशन की जो जमातें हैं वो इंटरनेशनल एजेंडे पे काम कर रही हैं फतियाना साहब? मैंने अर्ज किया कि हो सकता है अपनी नादानी की बिना पे उस पे एजेंडे पे काम। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हुजूर उनके एजेंडे पे काम करें, लेकिन अपनी नादानी
और हमाकत से अगर वो कौम को सियासी इंतशार की तरफ धकेलेंगी, मुल्क की मैशत को तबाह करेंगी। जैसे ये जब से सियासी अदम इस्तेकाम शुरू हुआ है, आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है, फॉरेन करेंसी की कीमत में कमी आना शुरू हुई है, पाकिस्तान रुपया गिरना शुरू हो गया है, पाकिस्तान की हर चीज़ पे बुरा असर पड़ा है। और पाकिस्तान जो बड़ी मुश्किल से हम पाँव पे खड़ा करने जा रहे थे, वो एक दफ़ा फिर हम उसको दोबारा गिराना चाह रहे हैं। सही, बिल्कुल सही है जावेद भाई साहब। अब ये जो तहरीक है, ये जो रिक्विजिशन जमा कराई गई है, ये एक ऐसी तारीख को जमा कराई गई है 8 तारीख को, कि जब इसके 14 दिन जो है वो 22 तारीख को जाके पूरे होते हैं और 22 को ओआईसी का इजलास भी है। तो क्या इसको इजलास को गुजार के 2-3 दिन ऊपर नहीं किया जा सकता था? ये तो इंटरनेशनल एजेंडा हो सकता है कि जो इजलास है वो पाकिस्तान में ना हो इन तारीखों में। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की देखें, और I'm sure के शायद आपने कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम देखी हो, कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम, और जब ये है कि जब आप एक दफा रिक्विजिशन करें तो स्पीकर 2 दिनों बाद इजलास बुलाते हैं, 3 दिनों बाद बुलाते हैं। 2 दिन तो मैक्सिमम रखा हुआ है कि अगर कोई स्पीकर शरारत करे, कोई स्पीकर बुलाना ना चाहे, जब वो बिल्कुल किसी खास वजह से ना बुलाना चाहे, तो पाबंद करा दिया गया कि आप इसे आगे नहीं भेजा सकते। आज रिक्विजिशन आई 6 दिन हो गए इनको, तो अगर इनके पास पूरी अगर वज़ीर आज़म अखलाकी तौर पर अभी समझते हैं कि इनके पास लोग हैं, इनको 2 दिन बाद आज तक इजलास बुला लेना चाहिए था। आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन डिस्कस करके खत्म हो जानी चाहिए। ये अगर लंबा कर रहे हैं तो ये खुद कर रहे हैं। सही है सर। मैं साहब मैं अगर आप इजाज़त दें तो अजान की ब्रेक यहाँ भी है, अजान वहाँ भी हो रही है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अब ज़रा आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर हम डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, इजलास कब तक आ रहा है, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन कॉन्फिडेंट नहीं है, क्या होने जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। जावेद अब्बासी साहब, एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के जहनों में है और वो सवाल मुसलसल पूछा जा रहा है, वो ये कि अगर तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या मामला आगे कैसे चलेंगे, और फिर उसके बाद क्या पंजाब में लाई जाएगी, फिर जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ भी तहरीक-ए-एतमाद आ रही है, तो क्या होने जा रहा है तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद? एक तो मैं आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि तहरीक-ए-एतमाद जब किसी के खिलाफ आ जाए और सबमिट हो जाए तो अखलाकी तौर पर जरूरी है कि फौरी तौर पर, अगर वो स्पीकर है, चेयरमैन सेनेट है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्हें फौरी तौर पर उसके लिए वोटिंग होनी चाहिए। क्योंकि लाने का मकसद यही होता है कि आप हाउस का एतमाद खो चुके हैं, आप अखलाकी तौर पर अभी सीट पर बैठने के काबिल नहीं है। लिहाजा अगर आप एतमाद का वोट लें, अगर आपके पास पूरी ताकत या आपके पास वोटिंग पूरी है, लोग आप पर दोबारा एतमाद करते तो आप कंटिन्यू रखें, वरना आप इस मुल्क की सामान से और इसको उठ जाए। ये अखलाकी तौर पे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पहली दफा तारीख में हो रहा है कि ये अखलाकी तौर पर भी इतने पीछे चले गए। एक आदमी के खिलाफ कह दिया गया है और तहरीक आ गई है और वो इसको डिले कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इनका नाकामी का इसका सबसे बड़ी निशानदेही है। करेंगे क्या, फैसले कर दिए गए हैं, वो जल्द इंशाल्लाह तहरीक-ए-एतमाद कामयाब होगी। आप देख लें कि इत्तेहादिया ने इनको छोड़ दिया है और उसके बाद हुकूमत बनाएंगे, और हुकूमत बनाने के बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मुल्क में खुशहाली की तरफ। आपके ख्याल में असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? बस साहब, ये चीजें अभी अंदर डिस्कशन है, इसका फैसला लीडरशिप ने बहरहाल करना है बैठ के। कि हमारी ख्वाहिश तो सबकी यही है कि असेंबली अपनी मुद्दत जरूर पूरी करें, लेकिन अगर फ्रेश मैंडेट के लिए मुल्क को जाना पड़ गया, इसका फैसला भी लीडरशिप करेगी। सही है, लेकिन ये सब चीज़ें तो पहले तय करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि अगर आप फर्ज कीजिए कि किसी को ये ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको वज़ीर आला पंजाब बनाते हैं और फिर आप फ्रेश मैंडेट के लिए चले जाएं और उन्होंने आपका साथ दिया है, तो ये तो शायद एग्रीमेंट की वायलेशन हो जाएगी। शायद की बात कोई नहीं है, तमाम चीजें डिस्कस होकर फाइनलाइज हो गई हैं। करना क्या है, कब करना है और ऐलान कब करना है, ये मुनासिब वक्त पहले नहीं बताया जाता। सही,
बिल्कुल सही है। एक धांधली का इल्जाम फतियाना साहब लगा रहे हैं बिलावल साहब इमरान खान के ऊपर। वो कह रहे हैं अब आपके पास नंबर चूंकि पूरे नहीं तो अब आप जो है ना वो धांधली कर रहे हैं और बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं और आईनी और कानूनी चीजों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए आज बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। मगर इसलिए गैर जमहूरियत, ये ना जमहूरियत में यकीन रखता है, ना कानून में यकीन रखता है, ना इंसाफ में यकीन रखता है, फिक्स मैच में यकीन रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ धांधली करना जानता है। मैं पाकिस्तान के अवाम से कहता हूँ कि आप जानते हो कि हारा हुआ टीम गाली देना शुरू कर देता है, हारा हुआ शख्स बॉल टैंपरिंग करना शुरू करता है। इस हारा हुआ शख्स को हम आपका अवाम का मैंडेट पे टाका नहीं डालने देंगे। फतियाना साहब, अब अगर ये आपके पास नंबर पूरे हैं तो सीधा सीधा इजलास बुलाएं और 172 पूरे कर दें या ऑपोजिशन को पूरे करने दें। ये जो चीजें सोची जा रही हैं कि कोई ऑर्डिनेंस आ जाए, अपने लोगों को पीटीआई के खिलाफ वोट ना करने दें, इन चीजों के पीछे क्यों छुप रहे हैं? हुकूमत कहीं नहीं छुप रही। एतमाद का यह तो हमें ये कहते हैं ना, हमें मुतालबा करते अदम एतमाद की तारीख ना लाते और मांग करते कि आप एतमाद का वोट लें। आपको याद होगा जब सेनेट इलेक्शन में कुछ लोग लूज़ कर गए थे, उम्मीदवार जो पीटीआई के थे, तो वज़ीर आज़म ने फिल फॉर एतमाद का वोट लेकर साबित कर दिया था कि उन्हें अवाम MNAs की तायद हासिल है। अगर अब ये मांग करते कि आप एतमाद का वोट लें तो हम इनको एतमाद का वोट लेकर दिखा देते। इन्होंने भागों बाहर अदम एतमाद की तारीख पेश कर दी और टाइमिंग इतने ख़तरनाक चुने कि जब पूरे दुनिया से वज़राए ख़ारजा और इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियात और इंटरनेशनल मुबस्सिर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, ज़ाहिर वो एक दिन पहले ही पहुंचेगा ना, तो उसमें क्या आप मैसेज दे रहे हैं और इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो ये तो मैं बड़ी तशवीश है मुझे इस बात की। इन्हें जल्दी क्या थी? अगर करना ही था तो एक हफ्ता और लेट कर लेते, उसके बाद ही सारा काम हो जाता। टाइमिंग कितने ख़तरनाक हैं, इस पर यकीनन कौम सवाल कर रही है, दानिश्वर सवाल कर रहे हैं कि आप को इतनी जल्दी क्या थी और आपने क्यों इंटरनेशनल इवेंट जो पाकिस्तान में फर्ज कीजिए कि 18 तारीख को इजलास आप वोटिंग करा लेते हैं और तरीक़े-ए-तमाद कामयाब हो जाती है, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहते, तो ऐसी का इजलास कैसे होगा? आप उसकी क्या शक्ल देखते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकेगा और लोग पाकिस्तान पहुंच चुके होंगे और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है दुनिया में वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच चुके होंगे, रास्ते में जहाज़ में होगा, तो इतनी बदनामी होगी पाकिस्तान की, इतनी तज़हीक होगी पाकिस्तानी नेशन की, कौन हम पे एतमाद करेगा? इससे पाकिस्तान की साख को इतना धचका पहुंचेगा खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है। तो मैं तभी कहूँगा कि अपोजिशन में थोड़ा बहुत भी ख्याल हो तो इस तारीख को अभी वापस ले लें। जब ये मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप दोबारा फाइल कर दें। दोबारा फाइल करने कौन सा हमने रोका है? जी अब्बासी साहब, आप कह रहे हैं कि जी फौरी तौर पर इजलास बुलाया जा सकता है और मसला हल हो। अगर इजलास बुला लेते हैं, अगले 2-4 दिन में ये वोटिंग हो जाती है और वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहते, तो ओवैसी का इजलास कैसे होगा? अब्बासी साहब, ओवैसी के इजलास को कोई फर्क नहीं पड़ता जी। वज़ीर आज़म नया आ जाएगा, एतमाद का वोट वो ले लेगा, हुकूमत कायम हो जाएगी, उसका इजलास उसी तरह हो जाएगा। ये जल्दी करें, ये 3 दिनों की बात है, ये 3 दिनों में ये बात खत्म करें। और ये सिर्फ अपना केस बना रहे हैं खासे से इमरान खान की जल्सों में कह रहा है और इंप्रेशन दे रहा है कि मुझे आ रही है। सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर नया वज़ीर आज़म बन जाएगा, हलफ बर्दारी हो जाएगी, मतलब चीजें इतनी तय हैं कि वज़ीर आज़म फौरी तौर पर। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब, रियाज फतियाना साहब, चौधरी मंजूर साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।